नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज की रात मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी डरावनी कहानियां जिन्हें मेरे अपने सब्सक्राइबर्स ने भेजा है। कहानियां सच है और इनमें छुपा है डर, सिहरन और रहस्य। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं, अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और डूब जाइए इन डरावनी कहानियों की दुनिया में, क्योंकि एक बार शुरू कर दिया तो बीच में छोड़ पाना आसान नहीं होगा। मैं रमेश त्रिपाठी हूं, एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार का मुखिया। मेरी पत्नी कविता और हमारी इकलौती बेटी आर्या, जो अब 19 साल की थी, सब कुछ ठीक था, या शायद लगता था कि सब कुछ ठीक था। आर्या कॉलेज में पढ़ती थी, होशियार थी और हर चीज हमें बताती थी। लेकिन अप्रैल के महीने में एक दिन जब वो कॉलेज से लौटी, कुछ बदल गया था। उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की। हमने सोचा शायद किसी दोस्त से झगड़ा हुआ होगा। लेकिन वो एक रात, जब आधी रात को उसके कमरे से बुदबुदाने की आवाज आई, मैं चौंक पड़ा। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर कविता को जगाया और हम दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। आर्या अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर वो मुझे देख नहीं रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज कोई और थी, भारी, रौबीली, किसी मर्द की। इसे छूने की कोशिश मत करना, वरना जल जाओगे। मैं कांप उठा। कविता ने डर से मुझे पकड़ लिया। हमने उसी समय एक मौलवी साहब को बुलाया। मोहल्ले में जाने जाते थे। उन्होंने आर्या को देखा, कुछ भी नहीं कहा, बस कमरे से बाहर आ गए और बोले, इस पर जिन्न है, बहुत ताकतवर। अब हमारे घर की हर दीवार डर से कंपाने लगी थी। आर्या कभी कभी पूरे दिन ठीक रहती, हंसती, बातें करती, लेकिन रात के 12 बजते ही जैसे कुछ और जाग उठता। वो बिस्तर से उठती, दीवार की ओर मुंह करके कुछ बुदबुदाने लगती। कभी कभी उसकी गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ जाती और फिर अचानक वो हम दोनों को गालियां देने लगती। मौलवी साहब ने बताया कि यह जिन्न एक नाम का पीछे पड़ा है, अली रजा। उन्होंने कहा, यह जिन्न मर चुका है, लेकिन अपनी मौत से पहले आर्या जैसी लड़की को चाहता था। अब मरने के बाद इसे अपना बना रहा है। हमने उसे रोकने की कई कोशिशें की, हाफिज, पंडित, ओझा, सबको बुलाया, पर एक रात सबसे भयानक थी। उस रात हमने आर्या को उसके कमरे में अकेला छोड़ा, लेकिन अचानक बिजली गुल हो गई। उसके कमरे से अजीब चीखें आने लगी। हम भागकर कमरे की ओर गए, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद था। जब हमने जबरदस्ती खोला, आर्या कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसके सामने एक अधजली परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे गायब हुई और आर्या बेहोश। अब हम समझ गए थे, ये कोई आम बाधा नहीं थी। हमने अपने रिश्तेदारों को बुलाया। मौलवी साहब ने कहा कि हमें रात की तीसरी पहर में एक खास तावीज पहनाना होगा। लेकिन तभी वो रात आई। हमने आर्या को रस्सियों से बांध दिया, लेकिन जैसे ही 3 बजा, रस्सियां खुद ब खुद जल गईं। आर्या उठी। उसकी आंखें काली थीं। उसने कविता का गला पकड़ लिया और बोली, अब ये मेरी है, तुम सब निकल जाओ। मैंने जैसे तैसे मौलवी साहब के पड़े हुए पवित्र शब्द उस पर फेंके और वो चिल्लाई, इतनी भयानक चीख जो आज भी कानों में गूंजती है। आर्या कांपते हुए जमीन पर गिरी। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उसने रोते हुए कहा, पापा, मुझे बचा लो। आज उस रात को 2 साल हो चुके हैं। आर्या ठीक है, शायद, पर जब कभी वो आईने में खुद को देखती है, थोड़ी देर बाद मुस्कुरा देती है, उस अजीब मुस्कान से जो हमारी बेटी की नहीं है। ये कहानी मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की है। हमारा हॉस्टल पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। ज्यादातर कमरे भरे रहते थे, लेकिन एक कमरा हमेशा ताला बंद रहता, रूम नंबर 13। पहली बार जब मैंने उसके बारे में पूछा, तो सीनियर ने हंसकर कहा, उधर मत जाना, वहां रात को कोई रोता है। मैं समझा मजाक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि उस कमरे के पास जाते ही अजीब सी ठंडक महसूस होती। एक रात मेरी आंख अचानक 2 बजे खुली। कमरे के बाहर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। खिड़की से झांक कर देखा तो
रूम नंबर 13 का ताला खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद वार्डन आया होगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। डरते डरते मैं गलियारे में गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांकते ही रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में बिस्तर पर कोई बैठा था, सिर झुकाए। कमरे में लाइट नहीं थी, लेकिन धुंधली चांदनी में उसकी परछाई साफ दिख रही थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा धुंधला था, जैसे धुआं हो, और होंठों से सिर्फ एक आवाज निकली, ये कमरा खाली नहीं है। मैं जड़ हो गया। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चीखते हुए मैं भागा और अगले दिन देखा, कमरा फिर से ताले में बंद था, जैसे कभी खुला ही न हो। उसके बाद किसी ने भी उस कमरे के बारे में सवाल नहीं किया। और आज भी जब रात गहरी होती है, उस दरवाजे के पीछे से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं।